पहला सवाल मेरा आपसे एपीसी के हवाले से होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ी तबाज़माई होती रही है गुज़िश्ता 7-8 महीने में, और अब किसी हतमी नतीजे की तरफ जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक बातचीत हुई है और कहा यह गया है कि शहबाज शरीफ साहब जब तक सेहतयाब नहीं होते तब तक एपीसी नहीं होगी, और जैसे ही सेहतयाब होंगे तो एपीसी हो जाएगी। इससे कुछ निकलता हुआ देख रहे हैं आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि जो सियासी जमातें पिछले 2 साल में किसी भी इशू पे इकट्ठी नहीं हो सकें, तो अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको इकट्ठे कर देगी। तो अब भी कोई ना कोई और इशू निकल आएगा। अब कोविड का इशू है, फिर और इशू निकल आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जमातें जो हैं, देखें ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, इनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी सोच होती है। फिर पार्टी के अंदर बहुत सी जो है लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि अपोजिशन जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। लेकिन अगर इकट्ठी हो भी जाएगी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2023 तक किसी किस्म का भी कोई चैलेंज या ख़तरा है। आप कहते हैं कि कोई चैलेंज या ख़तरा नहीं है, लेकिन आपके अपने मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता हैं वो चैलेंज और ख़तरा बनते जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मामले के ऊपर, और नैब को जितना कड़ी तनकीद का निशाना उस फैसले में बनाया गया है, इससे ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस पॉइंट को तमाम अपोजिशन मिलकर बहुत ज़्यादा उछालेगी और ख़तरा बन सकता है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़रूर तय करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब नहीं है और नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत नैब नहीं है और नैब हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। हमारे जबकि हम इक़्तिदार में हैं, हमारे जो वज़रा हैं उनको नैब ने उठाया है, उनको इन्वेस्टिगेट किया है, उनको अरेस्ट किया है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई सोच है कि नैब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस में है। हम तो नैब को भी और तमाम अदारे जो हैं उनसे ये कहते हैं कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, बिला इम्तियाज़ होना चाहिए, और कानून की नज़र में चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमज़ोर है, किस सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, वो सियासी पार्टी इक़्तिदार में है, अपोजिशन में है, सब के साथ जो सलूक है वो होना चाहिए, और जस्टिस मस्ट बी डन एंड जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो नैब के बारे में दी हैं, तो उससे मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इसमें किसी किस्म का भी कोई हिस्सा है या अमल दखल है। गवर्नर साहब, ऑब्जर्वेशंस भी तो फैक्ट्स के ऊपर दी जाती है ना। आप कहते हैं कि नैब हुकूमत नहीं है और ना ही हुकूमत नैब, लेकिन हुकूमती ओहदेदार जब किसी पोजीशन पे होते हैं और जब किसी पर गिरफ्तारी डाली जाने वाली होनी थी, उससे 2 दिन पहले वो तमाम तर मामलात को आश्कार कर देते थे। फवाद चौधरी साहब उसमें वज़ीर इत्तलात थे, इसके अलावा दीगर लोग थे। तो ये भी ऑब्जर्वेशंस में आता है ना कि गवर्नमेंट के जब इतने बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स किसी की गिरफ्तारी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बात कर जाएं तो फिर तो मसाइल बनते हैं ना सर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमारे अदारों में, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो लीक हो जाती हैं, वो बाहर की दुनिया तक पहुंच जाती हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि हमें, मेरा अपना दफ्तर है और बहुत से दफ्तर हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। स्टाफ को भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, और जो भी ऐसी किसी बात को लीक करेगा उसको हम रिप्रीमांड करेंगे, पनिश करेंगे। गवर्नर साहब, बात अगर लीक हो जाए और नॉर्मल एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नर साहब, बात कोई और कर रहा हो तो समझ में आती है ना, और अगर लीक की हुई बात खुद हुकूमत का कोई वफाकी वजीर करे तो वो तो लीकेज तो ना हुई, वो तो स्टेटमेंट हो गई जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आती है। वो हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी हमारी जो है सोसाइटी का हिस्सा हैं, और जब बातें जो हैं बाहर निकलती हैं तो बस सिर्फ फ़र्क ये है कि हुकूमती वज़रा कह देते हैं
और बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो टीवी और अखबारों में हिट नहीं करती। लेकिन तकरीबन अंदाज़ा जो है दूसरे लोगों को भी होता है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो भी अदारों की इश्यूज़ हैं, किसको उन्होंने गिरफ़्तार करना है, किसको उन्होंने नहीं गिरफ़्तार करना, कब करना है, इसमें हमारी कोई किसी किस्म की भी अमल दखल जो है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब, इस सारे मामले के ऊपर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म का जो स्टैंड है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टैंड, वो बड़ा ही रिजिड और फर्म नज़र आता है। अच्छी बात है, होना चाहिए, किसी भी लीडरशिप को अपने खिलाड़ियों पर एतमाद ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चंस हों तो फिर किससे सवाल किया जाए? चौधरी साहब। देखें, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और आपको मालूम है कि पार्लिमानी सिस्टम में जो फ़ैसले हैं ये हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि यूरोप में भी जो पार्लिमानी लीडर होता है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, मशीरों को अपॉइंटमेंट करता है, और जो सूबे हैं उनमें भी नॉमिनेशन करने में उसका एक जो है अमल होता है, हिस्सा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस्मान बुज़दार को चीफ़ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया, मुझे गवर्नरशिप के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन जब मुझे गवर्नर नॉमिनेट कर दिया तो मुझे किसी असेंबली से या किसी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस्मान बुज़दार ने तो जो पंजाब की असेंबली है उन्होंने उनको मुंतखब किया है। और अब भी आपने देखा होगा कि जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है पंजाब की, तो तमाम कैबिनेट ने यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस्मान बुज़दार की जो चीफ़ मिनिस्टर है उस पर एतमाद का इज़हार किया है। जाहिर है आपके मामले के ऊपर आपको अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने प्रोगेटिव को इस्तेमाल करते हुए आपको गवर्नर बनाया तो जाहिर है उनका प्रोगेटिव है। इसी तरह से वो किसी भी खिलाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन बात यह है कि परफॉर्मेंस जज करने का पैमाना एक तो वो है जो गवर्न कर रहे हैं वो देखेंगे, एक वो है पब्लिक जो देख रही है, जिन्होंने इलेक्ट किया और आपको लाए हैं। गैलप सर्वे आपके सामने है, उस सर्वे के मुताबिक पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम हो रही है बतौर गवर्नमेंट, नून लीग की बढ़ रही है। तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस तो बाद में आता है। पब्लिक के अंदर आप जाएंगे तो आपको तो फिर अंदाजा होना चाहिए कि पब्लिक किस तरह रिएक्ट करती है। सर देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं, जब कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो उससे पहले बहुत से उनकी कमिटमेंट होती हैं, बहुत से वादे होते हैं जो कि चंद महीनों में, चंद हफ्तों में या एक दो साल में पूरे नहीं हो सकते। तो पहले मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, अनपॉपुलर डिसीजन करने पड़ते हैं। तो उन हालात में यकीनी तौर पर कोई जो पॉपुलरिटी है उसमें लोगों की तवक्कुआत पे जब पूरी नहीं होती तो उनमें थोड़ी बहुत जो है वो रिजर्वेशन या गुस्सा और नाराज़गी पाया जाता है। लेकिन ये भी देखें कि हमारे चैलेंजेस कितने बड़े थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम इक़्तिदार में आए तो पंजाब हुकूमत का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 640 अरब रुपए था। जी हाँ। लेकिन वो इतने बड़े खर्चे जो हैं मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता था, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, मुल्क अपने कर्जे नहीं दे सकता था। तो हमने उसको कम करके अपनी जो अफोर्ड कर सकते थे तो हमने डेवलपमेंट बजट जो है कम करके 240 अरब रुपए कर दिया। तो आप देख लें कि इतनी बड़ी रिडक्शन जो है डेवलपमेंट फ़ंड में, तो जाहिर है कि जिन इलाकों में सड़कें जानी थी, जहाँ पर स्कूल बनने थे, जहाँ कॉलेजेस बनने थे, जहाँ पर डेवलपमेंट और का काम होना था, वो उसमें नुमायाँ कमी आई है। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट नून ने शुरू किए हुए थे वो तकरीबन 1200 अरब रुपए के थे। तो हम तो 3-4 साल का सारा बजट जो है जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उन पे लगा दें तो वही मुकम्मल होते हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने। और उसके अलावा फिर आपको मालूम है कि हमारे जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते थे, डॉलर मुल्क के अंदर आते थे, उनमें तकरीबन करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 19 बिलियन डॉलर था, उसको कम करके हमने 3 बिलियन डॉलर पे लाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर कोविड-19 के दौरान आपको मालूम है कि पूरी दुनिया जो है किन मुश्किलात से गुजरी है और किस तरीके से मईशत जो है लोगों की असरअंदाज हुई है। तो पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जी कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर लेते, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में आ जाते
तो हमारी मईशत का क्या हाल होता, हमारी बेरोज़गारी का क्या हाल होता। अब भी बहुत डैमेज हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि अगर पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाता तो उसके क्या असर होते। गवर्नर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला बड़ा अच्छा फैसला है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोविड-19 इज नॉट ओवर एज येट, अभी तक उसकी वेव गुजरी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं कि इकोनॉमी डैमेज होती है, तो इससे बड़ी क्या डैमेज होगी इकोनॉमी। -0.04 पाकिस्तान की 73 साल तारीख में सबसे पहले हम, और इससे पिछले साल की अगर देख लें 1.9 GDP आपका था। चलें, ये तो वो टैंजिबल बजटिंग फिगर्स हैं जो हम पब्लिक को नहीं बता सकते, लेकिन आप बात कर रहे थे अनपॉपुलर डिसीजंस की, तो क्या ये अनपॉपुलर डिसीजन नहीं था कि आपने 35 रुपए PTB लाइसेंस फीस से 100 रुपए कर दी और फिर आपने वो अपना डिसीजन वापस ले लिया। ये तो अफसोसनाक बात है। यानी पब्लिक तो फिर सवाल करती है कि आप बड़े बड़े बजट फिगर्स हमें देते हैं, उसका हमें क्या फायदा है जब जनरल जो फिगर्स हैं वो उनके अगेंस्ट जाते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि हमारी जो GDP है जी उसका -0.04%, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जी -0.04, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये कंपेयर करें कि सिर्फ बरतानिया में एक महीने में उनकी GDP जो थी -24%। आप अमेरिका की GDP देख लें, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री की देखें, कंपैरिजन करें आप। अगर तो हम दूसरे मुल्कों से बहुत वर्साफ हैं, हमने कोविड-19 दूसरे मुल्कों से बेहतर नहीं डील किया, तो फिर ज़रूर हम पे क्रिटिसाइज़ करें। आई एम ग्लैड कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन की, आपने उसकी तारीफ़ की है और आपने ये कहा है कि अच्छा बहुत अच्छा फैसला था। जाहिर है कि कोविड-19 के जो कंसिक्वेंसेज हैं, ये कंसिक्वेंसेज जो हैं हमने भुगते हैं, लेकिन ये भी आपकी बात दुरुस्त है कि इट इज़ नॉट ऑल ओवर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे सामने अल्लाह के फजल करम से जो प्रेडिक्शन थी इम्पीरियल कॉलेज की, दूसरी दुनिया के अदारों की, वो जो हैं हमने उनको रिवर्स कर दिया है। अब माशाल्लाह मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ बात कि जब मैं अपने वाइस चांसलर से और MS जो हैं हमारे अस्पतालों के, जब मेरी उनसे बात होती है तो वो मुझे बताते हैं कि अब सिर्फ जो बेड्स हमने कोरोना के लिए एलोकेट की थी, जो तैयारी की थी, उनका सिर्फ 15% बेड जो हैं कोरोना पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, 85% बेड जो हैं वो खाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ये पॉजिटिव बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक और बड़ा चैलेंज है। जी प्लीज। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अब मवेशी मंडियाँ हैं, उसके बाद ईद उल अज़हा है, उसके बाद मुहर्रम अल हराम है, तो ये 3 चैलेंजेस हैं हमारे। तो अगर हमने इन 3 चैलेंजेस पे पूरे उतर गए और पिछली ईद उल फितर की तरह और फिर शॉपिंग सेंटर्स में जिस तरीके से लोग जश्न मनाने के लिए गए और जिस तरीके से लोग फिर शहरों से गांव में अपने अजीज़ों के साथ ईद मनाने गए, अगर हम उन गलतियों को रिपीट ना किया, उन गलतियों को ना दोहराया, तो इंशाअल्लाह मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले जो महीना है उसके एंड तक हम बहुत हद तक जो है कोरोना वायरस पे काबू पा लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।